खत्ते की सूरत हाल जंग बदस्तूर चल रही है, जारी है। अमरीका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग शुरू हुए आज 12वां रोज़ है और हालात बदस्तूर गैर यकीनी का शिकार हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान पर हमला करने वाले अब खुद फंसते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इस जंग के बदतरीन माशी असरात पूरी आलमी मईशत पर पड़ रहे हैं। यूरोपीय ममालिक जो है ना, यूरोपियन सारे मुल्क वो भी मुतासर हो रहे हैं और इन हालात में अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग रोकने के लिए ना सिर्फ दबाव बढ़ रहा है बल्कि अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जज्बात भी उभर रहे हैं। और ख़ुद अमरीकी सदर जिस तरह इस जंग की वजाहतें कर रहे हैं वो अब ना ऑनेस्टली वो एक मजाक लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन बिल्कुल उसकी ऑपोजिट बात करते हैं। उन पे भरोसा नहीं है कि आपकी मुंह से जो बात निकल रही है क्या हम उसको माने या ना माने। तो ये वाली सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को खुद डाला है। अब वो कहते हैं कि उन्हें बताया गया था कि ईरान जंग की तैयारी कर रहा है और इसलिए हमने हमला कर दिया। तो रोज़ एक नई मंतक और रोज़ कोई और जस्टिफिकेशन देते हैं। तो अच्छा, सारा मलबा इन्होंने अपने नामात समेत अपनी टीम पे डाल दिया कि उन्होंने इन्हें बताया कि आई थॉट दे वर गोइंग टू अटैक अस। हालांकि ऐसी कोई हकीकत दूसरी नहीं चीज़ थी। ये जो आपको भी ईरान पता है, के ये तो उनके अपने इदारे भी कंफर्म कर चुके हैं। CIA ने भी बता दिया था इन्हें कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कोई ईरान न्यूक्लियर हमला भी नहीं है करने उनके वाला पास। ये WMD वाली सारी सिचुएशन दोबारा हो रही है और बार बार हर स्पीच पे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये कहते हैं ना कि ईरान वाज होल्डिंग द वर्ल्ड हॉस्टेज। किधर, कौन सा वर्ल्ड हॉस्टेज हो रहा था उसकी तरफ से? ठीक है, कोई मसले मसाइल होंगे जैसे आपके नहीं है या हमारे नहीं है, हर मुल्क के होते हैं। ये होल्डिंग द वर्ल्ड हॉस्टेज, ये जो एक स्टेटमेंट है ना जिसकी बिना पे एक जंग ही कर देना मुसल्लत, ये हिस्ट्री में भी इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी पता है लोगों को कि ये बिल्कुल गलत बयानी है। बस आपको पता ही है, और मुज़ाकरात का जो आखिरी दौर था उसमें बड़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी थी। नेतन्याहू ने ऑल्दो मुसलसल इन पे दबाव बढ़ाए रखा कि बिल्कुल भी मुज़ाकरात के झांसे में ना आइएगा और जो हमारा प्लान है ईरान पर हमला करने का, मतलब इसराइल का, उसमें आपको हमारा साथ देना ये तो होगा। दुनिया और की इन्होंने फिर दिया। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। हालांकि ईरान भी तो बैठा ही कर ही रहा था ना। उन्होंने कौन सा कह दिया था कि निकल जाओ यहाँ से, हम अच्छा जी, मुज़ाकरात नहीं तेहरान करेंगे। पर नए हमले भी हुए हैं और मेहराबाद पर ज़ोरदार धमाका हुआ पोर्ट पर। वहाँ पे जवाब में ईरान ने भी इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर पूरी कुव्वत से निशाना बनाया है। इनको अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान से इस किस्म के सख्त जवाब और मुज़ाहिमत की तवक्को नहीं थी। क्या ईरान कर ने रहे इसराइल के एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला किया है, जिससे इसराइल का दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे भी। लबनान से आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इजरायली फ़ौज का एक कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ है, तबाह हुआ है और 2 इजरायली ज़ख्मी भी हुए हैं। और ईरानी जो रेवोल्यूशन, उनका कहना है कि 37वीं लहर, कौन सी लहर है ये? 37th लहर में कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी अड्डों और इसराइल को निशाना बनाया गया है। तो वो अपनी तरफ से बता भी रहे हैं। एंड दे आर नॉट डन येट, लाइक उनके पास भी ठीक ठाक। साबिक सेक्रेटरी खारिजा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब, आज 12वां दिन है अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों को और शिद्दती आ रही है। कार्रवाइयाँ कम तो हो नहीं रही हैं, ना ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ बाय द वे कम हो रही हैं। इब्तिदा में तो कहा जा रहा था कि चंद दिन में मामला निपट जाएगा। इट डज़ नॉट सीम सो। अब आपको क्या लग रहा है, दुनिया के अंदाजे इतने गलत कैसे निकल रहे हैं? जी, ये बात दुरुस्त है जी आपकी कि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मुल्कों के अंदाजे गलत निकले। सबसे बढ़कर तो अमेरिका का अपना, क्योंकि वो एक ताकत का नशा है कि जिस तरीके से गाजा को मलियामेट कर दिया, हम ईरान को मलियामेट कर देंगे और एकदम से बैठ जाएंगे। उनका ये भी ख्याल था कि आए दिन यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, 40 साल की सैंक्शंस लगी हुई हैं, कोई मुल्क कैसे खड़ा रह सकता है इतनी ज़्यादा सैंक्शंस के बाद। और ये जो लोग जो निकल रहे हैं ये शायद मदद मांग रहे हैं। और वहाँ पे शाह के फर्जंद, जो साबिक शाह के फर्जंद वहाँ बैठे हैं, वो लोग बताते रहते हैं उनको कि नहीं जी आप करेंगे, तो एकदम से लोग आपका हाथ चूमने आ जाएंगे और कहेंगे कि आपने हमें बचा लिया। मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगाया ईरान का। तो वो तो उनका अंदाज़ा गलत था। ईरान अलबत्ता जंग में तो नहीं आना चाह रहा था, बिल्कुल उसको अंदाज़ा था कि हमारे यहाँ बहुत तबाही आएगी, लेकिन उसको ये अंदाज़ा ज़रूर था और उसने मेरे ख्याल 20 साल से इसकी तैयारी की हुई थी कि हमने ये जब जंग आएगी
तो हमने सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल के बलबूते पर लड़नी होगी। तो वो तो मेरे ख्याल में उनका अंदाज़ा शायद इतना गलत नहीं था, इसराइल का भी नहीं था, क्योंकि देखिए इसराइल भी यही चाह रहा था कि हम जंग को तूल करें और अमेरिका को इन्वॉल्व करें। और पहले जितने भी सुदूर आए उन पे कोशिश करते रहे इसराइल के जो लोग हैं कि आप शामिल हों। कोई अमेरिका का सदर नहीं मान रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने माना और कहा कि ठीक है हम इस जंग में शरीक होते हैं। और अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को इसका अंदाज़ा भी हो रहा है कि बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। आज में चक शूमर जो सेनेटर हैं बड़े पुराने न्यूयॉर्क के, उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, तो लोग उठ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप कैसे इसराइल के पीछे लग के आपने अमेरिका की अपनी दाखिली जो अपनी सिक्योरिटी है, अपना जो वक़ार है, आपका जो स्टेटस है दुनिया में, वो सब खतरे में डाल। अच्छा ये भी बताइएगा, और ये तो एक्चुअली ये एक कॉमन सेंसिकल सी बात है और ये समझ नहीं आ रही कि कैसे इतना बड़ा मुल्क अपने पास से, अपने माजी से सीख नहीं पाया। सदर ट्रंप के गुज़िश्ता 2-4 दिन के बयानात देखें तो अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि ईरान पर हमला एक बड़ा कंफ्यूज माइंडसेट है, बड़ा कंफ्यूज फैसला था और गैर मुसद्दक़ अतलात पर डेफिनेटली बुनियाद करता था। और यही हमने इराक जंग में भी देखा है, बहुत साल पहले वियतनाम में भी हमने यही देखा था। अब सवाल तो फिर एजाज चौधरी साहब यही बनता है ना कि अमेरिका तारीख से क्यों नहीं कुछ सीख पाया? ये बात आपकी सही है जी। मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर चूंकि उनकी अस्करी कुव्वत इतनी ज़्यादा है, दुनिया भर के 8 जो सबसे बड़े मुल्क हैं अस्करी बजट के लिहाज से, उन सबको मिला भी लें तो अमेरिका का बजट ज़्यादा है। तो इस वजह से एक नशा आ जाता है, एक गुरूर आ जाता है, एक तफाखुर आ जाता है कि जनाब हमारे आगे कोई कैसे ठहर सकता है। हालांकि तारीख यही बताती है कि वियतनाम में जब ये गए और जब निकले तो मुझे याद है कि वो सब मेरा ख्याल अमरीकी एम्बेसी थी जिसके ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और लोग उसके साथ लटक रहे थे जान बचाने के लिए। इसी तरीके से अफगानिस्तान में जब वो C-130 दौड़ रहा था अगस्त 2021 में, तो लोग पीछे भाग रहे थे कि हमें बचाएं, किसी तरीके से हम भी निकले। तो अमेरिका तकरीबन इसी तरीके से बेइज्जती करवा के गया है इन तमाम हालिया जंगों में कम अज़ कम, लेकिन वो सबक उन्होंने सीखा। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बिल्कुल ही आपको पता है कि बरसात के बादल की तरह हैं, उनको नहीं पता कि किस छत को भिगोना है और किस छत से बचना है। वो तो लगे रहते हैं और हाईली अनप्रडिक्टेबल, और उसकी वजह से अब वो तनकीद का भी बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। और अमेरिका का निज़ाम बदकिस्मती से ऐसा है कि वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी कोई भी उनकी मैं समझता हूँ कि कोई भी उनका हाथ सीधा नहीं पड़ रहा। और अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में वो जो सोल सुपर पावर है, उनका स्टेटस है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खतरे में पड़ता जा। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि वहीं की अवाम है जिन्होंने दूसरी दफ़ा उनको सदर मुंतखब किया है, तो लिहाजा लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी भी क्या कुछ दिखाती है। डिबेटेबल। अच्छा बताइएगा एजाज साहब, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, चीन और रूस और बासर यूरोपीय ममालिक पर दबाव पड़ रहा है कि वो किसी तरह ये मामला ख़त्म कराएं। कौन सा मुल्क या आलमी ताकत या इदारा कोई आपको लगता है किरदार अदा कर सकता है कि सभी किसी की बात सुन लें? डू यू सी एनीबडी, डू यू सी एनीवन? लेकिन सबसे ज़्यादा अहम तो खलीज की रियासतें हैं, क्योंकि वो इसलिए कि उनके लिए ये तो ज़िंदगी और मौत का मसला आ गया। अगर इसराइल ने जिस तरीके से इन पे हमला किया, इनके ऑयल रिजर्वायर्स पे हमला किया, और उसी तरीके से अगर इस ईरान उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हमला करना शुरू करते हैं, वहाँ तो आग ऐसी भड़केगी कि वो ख़त्म नहीं होगी। और अगर उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर उस ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए तो वो तो प्यासे मर जाएंगे वहाँ पे लोग। तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि वो अमेरिका से जाके गए कि जनाब आपने तो अड्डे बनाए थे हमें बचाने के लिए, आप ही ने हमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कर दिया। तो उनके लिए इस वक्त उनको पूरा वफद बना के वहाँ भेजना चाहिए, हाईएस्ट लेवल पे अमेरिका से बात करनी चाहिए। ये वो काम नहीं कर रहा है अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था उनको जो दिया गया था। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल के अंदर भी अब हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। वहाँ पे ड्रोन्स आयरन डोम को
पियर्स करके उसमें से गुजर रहे हैं, वो इसराइल में तबाही फैला रहे हैं। इसराइल के जो मीडिया को उन्होंने बिल्कुल रोका हुआ है कि कोई वीडियो नहीं बनेगी, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन खबरें बहरहाल तवातर से आ रही हैं कि वहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, और अगर हालात बिगड़ते चलेंगे वहाँ पे तो मेरे ख्याल में वो भी मजबूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, जब जंग शुरू हो जाती है तो सफारतकारी के इम्कानात मादूम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ जिस एक फरीक का पल्ला भारी पड़ता है या दूसरे का जिसका कमज़ोर पड़ता है, उस वक्त ही फैसला होता है और सफारतकारी बीच में आती है। तो इसलिए एक तो गल्फ़ की रियासतें, दूसरा ईरान, अगर इसराइल पे वो मौका आ गया, या अमेरिका के अंदर अगर शोर होगा बढ़ता चला गया तो वो करेंगे। ईरान का मुझे लगता है कि वो डट गए हैं, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो किसी भी किस्म का सरेंडर करेंगे। वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं जी खलीजी ममालिक का किरदार सबसे ज़्यादा अहम हो सकता है, उनके लिए तो ज़िंदगी मौत का मसला है। और जिस तरह ईरान पे भी उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे निशाना बनाया गया और उसके नतीजे में उन्होंने बहरीन में वही कार्रवाई की। अब ये तमाम ममालिक, इनके लिए तेल तो अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा है, लेकिन पानी नहीं है इनके पास। हाँ, पानी नहीं है, लेकिन जो इनके साथ हो रहा है इनको भी इतना ज़्यादा बैठ के बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बोलना शुरू कर देना चाहिए अपने एलाई अमेरिका को कि ठीक है, फ़ाइन, बच तो जाएंगे हम इससे, और बट दिस इज़ नॉट ऑन। कब तक चलेगा? अच्छा सो दे जी। शुड बी पुटिंग प्रेशर along with the European nations